अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करें। एंजॉय द वीडियो। और अब हमें दिखाया जाता है गोकू अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो उस फाइट को हार चुका था। गोकू इस वक्त काफ़ी जख्मी था। तभी वो एंजल गार्डन आगे बढ़ता है और वो गोकू को वापस हील करता है। वो दोनों वापस एंजल वर्ल्ड में चले जाते हैं, लेकिन वो अब इस फाइट को हार चुके थे। गार्डन एंजल भी अब गोकू से काफ़ी नाराज था क्योंकि गोकू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गोकू की सारी टेक्निक्स कॉपी करने के बाद लॉर्ड एम्बरथॉन अब उसकी दुनिया में जा चुका था। लेकिन जैसे ही दोनों वापस एंजल वर्ल्ड में जाते हैं, गार्डियन एंजल अब गोकू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। वहीं गोकू अब हील हो चुका था, लेकिन गोकू ट्राई करना चाहता था कि वो वापस अपनी दुनिया में जाकर उस लॉर्ड एम्बरथॉन का सामना करे। लेकिन उसके सामने ग्रैंड पीस्ट एक बार फिर से आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी काफ़ी कमज़ोर थे और वो नीचे गिर जाते हैं। गोकू उन्हें संभालने की कोशिश करता है, बट ग्रैंड पीस्ट अभी भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी थे और उनकी सारी ऊर्जा उस लॉर्ड एम्बरथॉन ने चुराई थी। ग्रैंड पीस गोकू को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत गलत था। इसकी वजह से अब लॉर्ड एम्बरथॉन आज़ाद हो चुका है और उसके पास तुम्हारी सारी टेक्निक्स मौजूद है और वो यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत के पास गया होगा। और ये भी हो सकता है कि वो किसी डिस्ट्रॉयर के सामने हो, लेकिन आउटर वर्ल्ड में कोई भी लॉर्ड एम्बरथॉन को हरा नहीं सकता। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो गोकू। तुम्हें एक और कोशिश करनी होगी। उसे मारना अब बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर उसने किसी की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया तो हम उसे कभी भी रोक नहीं पाएंगे। ये बात बोलने के बाद ग्रैंड पीस खुद काफ़ी डरने लगते हैं, लेकिन तभी वो कुछ समझ चुका था कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है और वो ग्रैंड पीस से बोलता है कि वो बिल्कुल ऐसा करेगा। वो आउटर वर्ल्ड में वापस जाएगा और उस लॉर्ड एम्बरथॉन का सामना एक बार फिर से करेगा और उसे किसी भी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने से रोकेगा। और इसके अगले पल गोकू और गार्डियन एंजल आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड पीस उठते हैं और वो अपनी बची हुई ऊर्जा को अपने हाथों में लेकर आते हैं और वो अपनी उस सारी ऊर्जा को गोकू को दे देते हैं और इसकी वजह से गोकू की पावर्स और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। गोकू पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको भी पावर्स की ज़रूरत है। बिना पावर्स के आप जल्दी हील नहीं हो पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और गार्डियन एंजल इस बार हम एक साथ होकर फाइट करेंगे और उस लॉर्ड एम्बरथॉन को ज़रूर रोकेंगे। तभी गार्डियन एंजल भी आगे बढ़ता है और वो भी ग्रैंड पीस से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ आपको एंजल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा, तब तक मैं खुद उस लॉर्ड एम्बरथॉन को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इस बार हम हार नहीं सकते। तभी सीन चेंज होता है और में दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस का सीन, जो कि अभी ब्रॉली और ब्लैक फ्रीज़ा की फाइट देख रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग को नोटिस किया था। वे इस देखने के बाद हैरान हो चुका था कि इस बीइंग के पास बहुत सारी ताकत मौजूद है, लेकिन उसके पास अपना असली शरीर मौजूद नहीं है। वो बीइंग अब बहुत ही ताकतवर हो चुका था और वो बीइंग और को नहीं, जैसा कि हम जानते हैं, लॉर्ड एम्बरथॉन सीधा ही ब्रॉली के पीछे टेलीपोर्ट हो चुका था। वीरस सीधा ही लॉर्ड एम्बरथॉन के सामने जाकर खड़ा होता है और बोलता है, ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन अगले पल वीरस के रंग उठ जाते हैं। जब वो लॉर्ड एम्बरथॉन की ताकत को महसूस करता है, वीरस खुद को पीछे हटाता है। तभी हमें दिखाया जाता है थॉन काफ़ी आगे बढ़ता है और वो फ्रीज़ा और ब्रॉली को देखने के बाद काफ़ी खुश था क्योंकि वो दोनों बीइंग काफ़ी पावरफुल थे। तभी लॉर्ड एम्बरथॉन समझ चुका था कि उसे इनमें से एक की बॉडी चुरा लेनी चाहिए और वो चिल्लाता है, अभी मैं एक बहुत बड़ी जंग लड़ कर आ रहा हूँ और अगर मुझे और भी आगे लड़ना है तो मुझे तुम में से किसी एक का शरीर चाहिए और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। लेकिन जैसे ही ब्रॉली ने नोटिस किया कि उसकी फाइट को डिस्टर्ब करने के लिए कोई और फाइटर आ चुका है, ब्रॉली नहीं रुकता और ब्रॉली आगे बढ़ता है। ब्रॉली सीधा ही लॉर्ड एम्बरथॉन के सामने जाकर खड़ा होता है और उससे गुस्से में चिल्लाता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं फ्रीज़ा को ख़त्म करूँगा और उसके बाद तुम। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें रुकना होगा। मैं तुम्हें हमारी फाइट ख़त्म करने नहीं दूंगा, पीछे हट जाओ। लेकिन लॉर्ड एम्बरथॉन पीछे नहीं हटता। वहीं ब्लैक फ्रीज़ा भी पहली बार लॉर्ड एम्बरथॉन को देखता है और फ्रीज़ा लॉर्ड एम्बरथॉन को बिल्कुल हल्के में ले रहा था। हालांकि फ्रीज़ा ने अपनी ब्लैक फॉर्म को अनलॉक कर लिया था, बट फिर भी लॉर्ड एम्बरथॉन से लड़ने के लिए इतनी पावर्स काफ़ी नहीं थे। तभी फ्रीज़ा डिसाइड करता है कि वो उस थॉन को अपने एक उंगली के हमले से ही ख़त्म करेगा। हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा अपना पावरफुल की ब्लास्ट सीधा ही लॉर्ड एम्बरथॉन के ऊपर करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद हर एक फाइटर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अटैक कभी भी लॉर्ड एम्बरथॉन के पास पहुँचा ही नहीं। मानो वो अटैक स्पेस में ही कहीं गायब हो गया। लॉर्ड एम्बरथॉन के हाथों में एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल रिंग थी, जिसकी मदद से उसने अपने अराउंड एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को क्रिएट किया था ताकि कोई भी उसे कभी भी हरा ना पाए और कोई भी हमला उस तक पहुंच ना पाए।
लेकिन ब्रॉली कहाँ सुधरने वाला था। ब्रॉली किसी की भी नहीं सुनता। अब वो जान चुका था कि फ्रीजा से ज़्यादा ताकतवर बीइंग यहाँ पर आ चुका है और उसने लॉर्ड एम्बरथॉर्न को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर से अपने डिस्ट्रक्टिव अटैक प्रिपेयर किए थे और वो आगे बढ़ता है। इन अटैक्स को वो सीधा ही लॉर्ड एम्बरथॉर्न के ऊपर करता है और वो भी बिना सोचे समझे हुए। फ्रीजा भी नहीं रुकता और फ्रीजा भी आगे बढ़ता है। वो भी समझ चुका था ब्रॉली को ख़त्म करने से पहले वो सबसे पहले इसका सामना करेगा, लेकिन फ्रीजा अपने हाथों से कई सारे की ब्लास्ट रिलीज कर चुका था बट उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वो अटैक लॉर्ड एम्बरथॉर्न के पास पहुंच नहीं पा रहे थे। थॉर्न उन दोनों के हमलों से बच रहा था। ये देखना काफ़ी मुश्किल था। लॉर्ड वीरस और वीर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस तरह का बीइंग है। थॉर्न उनके सभी हमलों से बच जाता है और वो मुस्कुराता है। तो जैसा कि मैंने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम में से एक की बॉडी को चुराने वाला हूँ। मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है। हालांकि मैं बिना बॉडी के भी तुम्हें हरा सकता हूँ बट ऐसा करना काफ़ी रिस्की होगा। अब मैं इस पूरे कॉस्मोस के ऊपर अपना एक नया ब्रह्मांड की रचना करूंगा और ये आज और अभी से होगा। तुम देवता मुझे रोक नहीं पाओगे। ये बात सुनने के बाद लॉर्ड वीरस और वीस काफ़ी हैरान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं अर्थ के ऊपर हमें दिखाया जाता है वेजिटा काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि वो उस फाइट में नहीं जा पा रहा था क्योंकि सुप्रीम काय और ओल्ड काय दोनों ही वापस अपने प्लेनेट पे जा चुके थे और वहीं पे अब लॉर्ड वीरस और विस भी मौजूद नहीं थे। बट तभी सीन चेंज होता है और में दिखाया जाता है गोकू उस गार्डियन एंजल के साथ वापस अपने वर्ल्ड में वापस आ रहा था और वो काफ़ी तेज थे। बट अगले पल में जेनो पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनो काफ़ी चिंता में आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था एक बहुत बड़ा खतरा एक बार फिर से उनके कॉस्मोस के ऊपर आ चुका है और वो और को नहीं बल्कि लॉर्ड एम्बरथॉर्न है। और वो ये भी जानते थे कि गोकू इस वक्त कॉस्मोस में मौजूद नहीं है और उसके अलावा कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। जेनो फैसला करते हैं कि वो खुद उनका सामना करेंगे। वहीं काइस के प्लान के ऊपर हमें दिखाया जाता है दोनों काइस ने ये महसूस कर लिया था कि लॉर्ड एम्बरथॉर्न कितना शक्तिशाली है और वो जान चुके थे कि वो क्या कर सकता है। अगर लॉर्ड एम्बरथॉर्न ने गोकू का सामना किया या फिर लॉर्ड वीरस का तो इनकी फाइट की वजह से पूरा कॉस्मोस भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कहते हुए सुप्रीम काय काफ़ी डरने लगते हैं। अचानक ही हमें अर्थ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर गोहान और पिक्लो ये सोच रहे थे कि वो इस फाइट में कैसे जाए, लेकिन अगर वो उस फाइट में जा भी पाते हैं तो वो किसी भी तरीके से स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। स्पेस में सर्वाइव करना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि वो डीप स्पेस है। वेजिटा यह बात सुनता है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है क्योंकि लॉर्ड वीरस और विस को उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहिए था। वो विस की मदद से इस प्लेस में सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन लॉर्ड वीरस और विस ने ऐसा करना गलत सोचा और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वेजिटा काफ़ी गुस्से में आता है और वो बोलता है अगर लॉर्ड वीरस और फ्रीजा ब्रॉली को रोक नहीं पाते तो मैं खुद उन्हें रोकूंगा और उस नए बीइंग को भी। वो ज़रूर प्लेनेट अर्थ पे आएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रीजा काफ़ी मुस्कुरा रहा था। फ्रीजा ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करेगा। फ्रीजा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और वो बोलता है ब्रॉली सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूंगा, लेकिन लगता है कि अब मुझे सबसे पहले इसे निपटना होगा। मैं इस बीइंग को ख़त्म करने वाला हूँ। लॉर्ड वीरस भी आगे बढ़ते हैं और वो विस से बोलते हैं कि मुझे इसे रोकना होगा, ये काफ़ी ताकतवर है। मैं अपनी हकाई एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा और इसे इरेज कर दूंगा और लॉर्ड वीरस बिल्कुल यही करते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है स्पेस में काफ़ी दूर ब्रॉली के पिता पैरागस भी खड़े थे और वो ये देख के हैरान थे कि ब्रॉली उसके सामने कितना कमज़ोर हो चुका है। वो चिल्लाते हैं ब्रॉली तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जल्दी से हराना होगा, तुम इन सबको नष्ट कर सकते हो, तुम में बहुत ताकत है ब्रॉली। लेकिन हमें तभी इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े तबाके देखने को मिलते हैं जो कि इस फाइट की वजह से हो रहे थे। फ्रीजा और ब्रॉली अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी पावर का हर एक कतरा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन किसी भी तरह का हमला लॉर्ड एम्बरथॉर्न के ऊपर काम ही नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल एनर्जी से बना था। उसके शरीर को डिस्ट्रॉय करना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका था। हालांकि लॉर्ड वीरस ने अपनी हकाई एनर्जी का भी इस्तेमाल कर लिया बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एम्बरथॉर्न उनके सामने खड़ा था और वो भी मुस्कुराते हुए। जैसा कि मैंने कहा मुझे डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। मैं तुम में से एक फाइटर के हर एक फाइटिंग स्टाइल को जानता हूँ क्योंकि मैंने गोकू की सारी टेक्निक्स को कॉपी कर लिया है और मैं जानता हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है। चाहूँ तो मैं उस मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं सेन पावर को भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, तुम बहुत ताकतवर हो। और ये कहते हुए लॉर्ड एम्बरथॉर्न सीधा ही ब्रॉली को पॉन्ड करता है और वो बताता है कि ब्रॉली की बॉडी उसे चाहिए। ये जानने के बाद तो ब्रॉली और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो फाइट को और भी आगे ले जाता है और वो भी अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी लॉर्ड एम्बरथॉर्न को पंच नहीं कर पा रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड एम्बरथॉर्न आगे बढ़ते हैं और वो ब्रॉली को पकड़ लेते हैं। फाइनली वो ब्रॉली की बॉडी से खुद को एक्सचेंज करने वाले थे,
लेकिन वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। उस धमाके के बीचों बीच हमें और को नहीं बल्कि ग्रैंड ज़ेनो देखने को मिलते हैं। ग्रैंड ज़ेनो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो सीधा ही उस इविल बीइंग लॉर्ड एम्बर थॉर्न को देख रहे थे। ग्रैंड ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में आए थे, जिस फॉर्म में वो इस पूरे कॉस्मोस को इरेज कर सकते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद इस इविल बीइंग को रोकेंगे और वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो ना ही कोई शब्द बोलते हैं और वो सीधा आगे बढ़ते हैं और उस इविल बीइंग एम्बर थॉर्न को पंच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ग्रैंड ज़ेनो ने काफ़ी देर कर दी थी। लॉर्ड एम्बर थॉर्न काफ़ी तेज़ हो चुका था और वो खुद को इस कॉस्मोस से पूरी तरह से कनेक्ट कर चुका था। ग्रैंड ज़ेनो हर तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक वो अपना एक भी पंच या अपनी एक भी खतरनाक एनर्जी को इविल बीइंग लॉर्ड एम्बर थॉर्न के ऊपर रिलीज नहीं कर पाए थे। तभी ज़ेनो को वहाँ पर देखने के बाद बीरज समझ चुका था कि ये बीइंग कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। अगर इस बीइंग को मारने के लिए खुद ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में आए हैं तो समझ जाओ ये बीइंग सच में काफ़ी ताकतवर है और इसे रोकना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। बीरज डरता है और वो बोलता है, वीज़ ज़ेनो अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुके हैं, गोकू कहाँ है? अब मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना होगा। तभी हमें ब्रॉली को दिखाया जाता है जो कि एम्बर थॉर्न की पकड़ से छूटने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है ज़ेनो भी यही कोशिश करते हैं। मानो वो जानते थे कि इस इविल बीइंग को किसी बॉडी की ज़रूरत है। वो अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइट की स्पीड का भी इस्तेमाल करते हैं, बट सब कुछ पीछे हो रहा था। फ्रीज़ा भी समझ चुका था कि ये बैटल अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन अभी भी वो ब्रॉली को बचा नहीं पा रहा था। फ्रीज़ा अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है, ये बीइंग बहुत ताकतवर है। अगर मैं इसे ज़ेनो के सामने हरा देता हूँ तो ज़रूर मैं भी ज़ेनो का दोस्त बन जाऊँगा, जैसे कि गोकू बना है। इसके बाद मैं ज़ेनो को रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन इन सब ने बहुत देरी कर दी थी। अब ब्रॉली उस कैद में पूरी तरीके से कैद हो चुका था और जो लॉर्ड एम्बर थॉर्न ने करना था वो कर चुका था। लॉर्ड एम्बर थॉर्न अब ब्रॉली को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाला था और उसकी बॉडी के ऊपर उसने अपना कंट्रोल भी हासिल कर लिया था। फाइनली इतने सालों के बाद मुझे एक बॉडी मिल गई। अब इस बॉडी को मैं कंट्रोल करूंगा और ये पूरी बॉडी अब मेरी है। इस बॉडी को पाने के बाद मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब मुझे रोकने वाला इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। सबसे पहले मैं इस आउटर वर्ल्ड को कॉन्कर करूंगा, उसके बाद मैं उस पूरे एंजल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी एंजल कभी भी मेरे रास्ते में ना आए। ये कहते हुए वो उस प्रोसीजर को शुरू करता है। हमें दिखाया जाता है ब्रॉली खुद की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो चुका था और उसकी बॉडी और लॉर्ड एम्बर थॉर्न की वो इविल सोल एकदम से मर्ज हो रही थी। वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। इसके इम्पैक्ट से बचने के लिए ज़ेनो भी खुद पीछे हट जाते हैं। सभी लोग काफ़ी पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो बचना चाहते थे, लेकिन फिर भी ज़ेनो एक आखिरी कोशिश करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रॉली इस वक्त उस ब्लास्ट में था ही नहीं। ब्रॉली अब मर चुका था और अब ब्रॉली की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था लॉर्ड एम्बर थॉर्न ने। इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। अब फ्रीज़ा समझ चुका था कि ये हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि फ्रीज़ा को लगा था कि वो अपनी इस फॉर्म में उस थॉर्न को हरा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो लॉर्ड बीरस और वे अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उन्हें वो देखने पर यकीन भी नहीं होता। हमें एक बहुत ही बड़ा इविल एनर्जी से बना हुआ विस्फोट देखने को मिलता है। उस विस्फोट से एक बीइंग बाहर आता है और वो दिखने में बिल्कुल ब्रॉली के जैसा लग रहा था, लेकिन वो ब्रॉली नहीं था। लॉर्ड एम्बर थॉर्न ने अब ब्रॉली की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब ब्रॉली की बॉडी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। हम ये कह सकते हैं कि अब ब्रॉली बन चुका था इविल ब्रॉली, और उसकी बॉडी से देख के लग रहा था कि वो इस पूरे कॉस्मोस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लॉर्ड एम्बर थॉर्न जो चाहता था अब वो उसे मिल चुका था, एक बॉडी, और वो भी बहुत ही शक्तिशाली बीइंग की। तभी ज़ेनो काफ़ी पीछे हटते हैं और वो चिल्लाते हैं, हमें इसे रोकना होगा, और वो भी बहुत जल्द। अगर हमने अभी नहीं किया तो हम इस पूरे कॉस्मोस को खो देंगे। हमें बाकियों के आने का इंतज़ार करना होगा, गोकू और बाकी सभी लोग, लेकिन तब तक हमें इस बीइंग को यहीं पे रोकना होगा। ये सुनते ही लॉर्ड बीरस भी रेज करते हैं और वो भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है फ्रीज़ा खुद को प्रूव करने के लिए इविल ब्रॉली से खुद ही भिड़ जाता है। लॉर्ड एम्बर थॉर्न की ताकत पाने के बाद वो इविल ब्रॉली और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। थॉर्न भी नहीं रुकता, ब्रॉली की बॉडी के अंदर होते हुए वो अब और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। ब्लैक फ्रीज़ा अपने हर एक पावरफुल पंचेस का इस्तेमाल करता है और इस वक्त उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसका किसी भी तरह का हमला इविल ब्रॉली का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। नतीजा ये निकलता है कि वो बस 10 सेकंड के अंदर ही इविल ब्रॉली से इस फाइट को हार जाता है और उसकी ब्लैक फॉर्म भी उसका साथ छोड़ रही थी। फ्रीज़ा की पूरी एनर्जी अचानक से
लॉर्ड एम्बरथॉन ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली थी। तभी हमें दिखाया जाता है जेनो आगे बढ़ते हैं और वो फ्रीजा को बचाना चाहते थे, बट वो ऐसा कर नहीं पाते। अब ब्रॉली की स्पीड तो काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके पास गोकू की सारी टेक्निक्स मौजूद थी। ब्रॉली की पावर, लॉर्ड एम्बरथॉन का माइट और गोकू की टेक्निक पाने के बाद वो अनस्टॉपेबल हो चुका था। ब्रॉली नहीं रुकता। इविल पावर्स के आने के बाद हमें दिखाया जाता है उसने फ्रीजा को ख़त्म करने का डिसीजन कर लिया था। जेनो भी खुद को पीछे रोक लेते हैं क्योंकि वो जानते थे अब वो ब्लैक फ्रीजा को चाहकर भी नहीं बचा सकते। हमें दिखाया जाता है इविल ब्रॉली ने ब्लैक फ्रीजा को पकड़ा था और वो भी उसके सर से। फ्रीजा अपना होश खो चुका था और वो इस वक्त अनकॉन्शियस था। तभी हम देखते हैं इविल ब्रॉली लगातार अपने मल्टीपल पंचेस फ्रीजा के ऊपर कर रहा था और फ्रीजा अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने इस बैटल में हार मान ली थी। फ्रीजा अपना दिमाग चलाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपने घुटनों पे आ जाता है। फ्रीजा की बॉडी में एक बहुत ही गहरा जख्म हो जाता है। इस बार उसे स्पेस में सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वहीं वो इविल ब्रॉली हंसता है और चिल्लाता है, तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें नष्ट करूँगा, इसके बाद मैं इस वर्ल्ड के हर एक गॉड को ख़त्म करूँगा और बन जाऊँगा एक सबसे शक्तिशाली गॉड इस पूरे कॉस्मोस का। फ्रीजा काफ़ी पीछे हटता है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इविल ब्रॉली ने अपना हमला कर दिया था और उसकी बॉडी इरेज हो रही थी और उसने फ्रीजा को वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर दिया था। इविल ब्रॉली अब इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका सामना वापस गोकू से हो। अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है तो बहुत जल्द इस वीडियो का फाइनल पार्ट आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आप कमेंट में पार्ट 5 लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को फुल देखा है और आपका कमेंट पढ़ने के बाद मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।